एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट और दोस्त विक्रांत जोशी। आपका स्वागत करता हूं मेरे रिव्यू मास्टर में, जिसमें हम लेके आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस की दिन भर की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। इस वीडियो के स्पॉन्सर हैं फार्मेजी। मैं काफी इनसे दवाइयां खरीदता हूं, मैं चाहूंगा आपको भी इसके बारे में बताऊं, पर आगे बताएंगे हम लोग। पहले हम लोग एक दो खबरों की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे भारतीय आर्मी के लिए नए राइफलों की। हमें पता है कि हम लेने वाले थे रशियन राइफलें, जो कि AK-203 थी। भारत में इनका निर्माण होना था और तब जाके ये भारतीय आर्मी को बंटनी थी। इसका जो निर्माण है वो लगभग 6.5 लाख संख्या में राइफलों का कहा जा रहा था कि होगा आने वाले समय में, और इसके लिए जॉइंट वेंचर भी बन चुका है, इंडो रशियन प्राइवेट लिमिटेड, जो कि अमेठी में फैक्ट्री में बनाई जाएंगी। ये जॉइंट वेंचर अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है, पर भारत ने रशिया से बनी बनाई राइफलों का कॉन्ट्रैक्ट उनको दे दिया है। एक डील पर साइन हुआ है जो कि कुछ 70,000 AK-200 सीरीज की राइफलें हमें प्राप्त होने वाली हैं। इसमें भिन्न भिन्न राइफलें होंगी, पर वो 200 सीरीज की होंगी। भिन्न भिन्न राइफलों की क्वालिटी ये होगी कि उसमें जो एक्सेसरीज लगने वाली हैं वो अलग अलग होंगी, उनका जो यूज है वो अलग अलग होगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि AK-203 राइफल ही इसमें प्राप्त हमें हो, दूसरी राइफलें भी प्राप्त हो सकती हैं। पहले ये प्लान था जो भारत में निर्माण होना है राइफलों का, उसमें से 20,000 रशिया से आएंगी, बाकी सब भारत में ही धीरे धीरे इंडिजिनस चीजों का इस्तेमाल करते हुए बनेगा। पर अब 70,000 का ऑलरेडी उनको कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया है। ये क्यों दिया गया? क्योंकि ये जो जॉइंट वेंचर है उसको बनने में समय लग गया है। अभी भारतीय आर्मी को तुरंत से राइफलों की आवश्यकता है, कुछ 70,000, और कहा जा रहा है कि ये जो खेप है वो नवंबर से आना स्टार्ट भी हो जाएंगी। रशिया में ही बनती हैं, बहुत ज्यादा संख्या में बनती हैं, तो आसानी से ये डिलीवर हो सकती हैं। ये संख्या बहुत ज्यादा नहीं है, पर जितनी संख्या में अभी भी खरीदा जा रहा है और ये समय पे आ जाएं, तो भारत की जितनी फोर्सेस फ्रंट लाइन पर हैं उनको तो राइफल मिल गई हैं, उनसे पीछे जो फोर्सेस हैं उनको भी काफी बेहतरीन राइफल मिल जाएंगी और इंसास को उनके द्वारा भी रिप्लेस कर दिया जाएगा। इस महामारी ने हमें सिखाया है कि अपने स्वास्थ्य पर इन्वेस्ट करना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। जब बात स्वास्थ्य को मैनेज करने की आती है तो सही भोजन और निर्धारित दवाइयां समय पर लेना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। फार्मेजी इंडिया का लीडिंग हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म है, जो हमें अपने और अपने परिवार की स्वास्थ्य की देखभाल करने में बहुत ज्यादा मदद करता है। यदि आपके माता पिता आपसे बहुत ज्यादा दूर रहते हैं, उनको समय पर दवाइयों की आवश्यकता पड़ती है, या आपको खुद दवाइयों की आवश्यकता पड़ती है, तो आप उनके और स्वयं की दवाइयां, इसके अलावा स्वास्थ्य संबंधी अन्य आवश्यक चीजों को फार्मेजी ऐप का उपयोग करके ऑर्डर कर सकते हैं। यह बहुत आसान और सुविधाजनक है। फार्मेजी करोड़ों भारतीयों द्वारा उनकी दवा वितरण, प्रयोगशाला परीक्षण सेवा और हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स के विस्तृत श्रृंखला के लिए भरोसा किया जाता है। अभी वेलनेस सेल चल रही है फार्मेजी पे, आपको 20% डिस्काउंट और 20% कैशबैक मिल सकता है, और आपका ऑर्डर 4 घंटे के अंदर डिलीवर हो सकता है। केवल आपको कूपन कोड इस्तेमाल करना होगा NIF40। अपने माता पिता और परिवार के अन्य सदस्यों के बीच आप इसका प्रचार करें और घर बैठे डिस्काउंट के साथ अपनी मेडिसिन पाएं। इसके अलावा फिटनेस सप्लीमेंट्स पे आपको 80% का डिस्काउंट मिलता है। आयुर्वेदिक उत्पादों पर 70% की छूट मिलती है। सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएंगे। अब बात कर लेते हैं शेर मोहम्मद अब्बास सतनिकजई की, जो कि तालिबान के एक बहुत बड़े नेता, बहुत बड़े कद के नेता माने जाते हैं, और जो ये पीस टॉक चल रहा था उसकी अगुवाई भी उनके द्वारा की जा रही थी। तालिबान का जो पॉलिटिकल ढांचा है उसके अग्रणी नेता भी इनको कहा जाता है। अब ये खबर निकलकर सामने आ रही है कि 1982 बैच में ये IMM में भर्ती हुए थे, भारतीय IMM में भर्ती हुए थे, इंडियन मिलिट्री एकेडमी में इन्होंने शिक्षा प्राप्त की है, और कुछ 18 महीनों की शिक्षा के बाद ये अफगान फोर्सेस में गए थे। अफगान फोर्सेस में अपनी सर्विसेज देने के बाद तब इन्होंने, जब तालिबान की पहली गवर्नमेंट आई थी, उसको भी ज्वाइन किया था और अभी भी ज्वाइन कर रहे हैं। ये जान के बड़ा आश्चर्य होता है कि एक IMM में पढ़ा हुआ बंदा वो किस तरह से किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर सकता है। उस समय के लोग बताते हैं, अखबारों में ऐसा निकला हुआ है, उस समय के लोग बताते हैं कि उस समय ये रेडिकल नहीं हुआ करते। अगर रेडिकल होते ही तो उसी समय टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को ज्वाइन नहीं कर लेते, क्यों देश की सेना में भर्ती होते। खैर, वो बात अलग है। अब ये तालिबान के बहुत बड़े नेता बन चुके हैं, पर इनके द्वारा एक सरप्राइज मैसेज भारत को दिया गया था। किस समय दिया गया था? जिस समय तालिबान काबुल में घुस रहा था, उस समय ये कहा गया था कि भारत को ये मैसेज दिया गया था, उनके कतर ऑफिस में भी दिया गया था, उसके द्वारा भी भारत को बताया गया था, और दूसरे माध्यमों से दिया गया था कि वो चाहते थे कि भारत के जो एम्बेसडर हैं, एम्बेसी हैं, उसको खाली ना किया जाए। उन्होंने कहा कि सारी सुरक्षा दी जाएगी भारतीयों को, पर भारतीय यहां से ना जाएं। पर भारतीय सरकार ने अपने डिप्लोमेट्स को निकालना चुना, और सही चुनाव था, क्योंकि ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी कि इसमें कई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जुड़े हुए हैं तालिबान के साथ, जैसे कि जैश ए मोहम्मद, और इन पर
काबू नहीं रह सकता तालिबान का, इनके जो सुप्रीम लीडर्स हैं उनका काबू नहीं रह सकता। अगर कोई खार खाया हुआ बंदा जो पाकिस्तानी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य है वो अचानक से हमारे डिप्लोमेट या हमारे एम्बेसडर को ही मार देता, तो इन सारी चीजों से बचने के लिए ही हमारे डिप्लोमेट्स को वहां से हटाया गया है। तालिबान नहीं चाहता था कि भारतीय डिप्लोमेट्स वहां से हटें, वो ये कह रहा था कि हम किसी भी डिप्लोमेट्स को नुकसान नहीं होने देंगे, पर भारतीय सरकार ने ये डिसीजन लिया कि हमें सबको इवैक्यूएट करना है। ये जान लीजिए कि अभी भी हमारे सारे लोग इवैक्यूएट नहीं हुए हैं। अलग अलग फोर्सेस की सहायता से अपने लोगों को हम इवैक्यूएट कर रहे हैं और लगातार प्रोसेस जारी है। वहीं हेरत और कांधार से ये खबर निकल कर आ रही है सामने कि जब तालिबान का अटैक वहां पर हुआ, हमारे लोग वहां से हटे, तो जो हमारा ऑफिस है उसमें तोड़फोड़ की गई, वहां के कागजात चुराए गए और वहां की जो गाड़ियां थी उसको लेकर चले गए। तालिबानियों पर विश्वास नहीं किया जा सकता है क्योंकि वो अलग अलग गुटों का एक गुट है, समूह है। तो किसके दिमाग में क्या चल रहा है, हमारे लोगों को कोई नुकसान ना हो जाए, इसलिए भारतीय गवर्नमेंट इस प्रकार का निर्णय लेती है। और वो अलग अलग खबरों में हमें पता भी चल रहा है कि जिस प्रकार से हमारे कॉन्सुलेट पे अटैक किया गया तालिबान के द्वारा, तो हो सकता है हमारे लोगों पे भी अटैक कर सकते थे। रशिया के एम्बेसडर का यह कहना है, जो कि अफगानिस्तान में एम्बेसडर है, कि जो अभी सिक्योरिटी सिनारियो चल रहे हैं वो अशरफ गनी की सरकार में भी इतने अच्छे नहीं थे जितने कि तालिबान में अच्छे हो रहे हैं। उनका यह कहना है कि अभी शुरुआती जो समय है उसको देख के लग रहा है कि तालिबान बहुत अच्छे से सिक्योरिटी वहां पर प्रोवाइड कर रहा है। हाँ, हमने ये सुना है कि कई क्षेत्र में तालिबान के लोग सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे कि एम्बेसी खाली करवाने में, एम्बेसी के लोगों को एयरपोर्ट तक पहुंचाने में, भारत के लोगों को भी एस्कॉर्ट उन्होंने किया था। पर जैसा कि मैंने बताया, तालिबान कई ग्रुप का समूह है। कोई ग्रुप क्या सोच रहा है, क्या लोग क्या सोच रहे हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, कोई नहीं जानता है। कब इनका दिमाग फिरेगा और ये अपना जो असली रंग है वो दिखाने लगेंगे। बहरहाल रशिया को बहुत अच्छा लग रहा है। उसी तरह चीन का बयान भी निकलकर सामने आ गया है। उनके फॉरेन मिनिस्टर वैंग यी का कहना है कि अफगानिस्तान पे प्रेशर ना बनाया जाए, उनको खड़े होने में सहायता की जाए। ये पहले तो इस प्रकार की सहायता की बात नहीं करते थे। 20 साल से जब वहां पर अशांति फैली हुई है तब तो सहायता की बात वो नहीं करते थे। अभी क्यों कर रहे हैं? क्योंकि तालिबान वहां पर है और तालिबान से इनकी पीछे बैक चैनल में मित्रता हो चुकी है। तो ये चाह रहे हैं कि भाई तालिबान को कोई छेड़े ना, जो तालिबान चाहे वो करता रहे, चीन को व्यापार दे, चीन का इन्वेस्टमेंट ले और पूरी तरह से अफगानिस्तान चीन के हाथों में पहुंचे। और ये चीज उनके द्वारा मीडिया में नहीं कही गई है, उनके द्वारा ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी है उनको फोन पर ये सारी चीजें कही गई। हमने देखा है कि यूके के बहुत से अधिकारी सपोर्ट कर रहे हैं तालिबान का, तो एक जैसे लोगों से एक जैसी बातें हो रही। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, आपको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो से मुझे सवाल सुझाव हो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने हमारा चैनल तो सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।